गुड मॉर्निंग मॉडर्न किड्स। ये हिंदी है क्लास 8th की। आज इसमें हम सब पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ 2 का नाम क्या है? गिल्लू। गिल्लू क्या है? गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। इसको कौन लिखा है? महादेवी वर्मा जी लिखी हैं। महादेवी वर्मा जी के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में परिचय जान लें। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जिले में हुआ था। ठीक, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि ये भागलपुर में प्राध्यापक थे, और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। अच्छा, महादेवी वर्मा जो थी ये 7 वर्ष से ही कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। तो ये रहा संक्षेप में महादेवी वर्मा का परिचय। आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं। ठीक, जो ये संस्मरण लिखी हैं। तो महादेवी वर्मा का संस्मरण कुछ इस प्रकार है। जैसे ये गिल्लू आप देख रहे हैं ना, ये गिलहरी का नाम दिए हैं। ठीक, गिल्लू क्या दिए हैं? गिल्लू नाम दिए हैं। तो सोन जूही पर एक अच्छा, आप लोग अपने पास जो है बुक रखिए, देखते रहिए। हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए बुक रखे रहें। हम इधर से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी करवाएंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। सोन जूही पर आज एक पीली कली खिली है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हुआ है। अनायास का मतलब बिना प्रयास और परिश्रम के, ठीक, यानी कि आसानी से, अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये बताओ किसे देखकर लेखिका, अब देखिए आगे देखें, जो इसकी लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की चिंता रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, यह जानते हुए भी कि अब तक तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने आ गया हो। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, एक गमले के चारों ओर 2 कौवे छुआ छुआला जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंड भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, कितनी सारी विशेषताएं स्वयं में समेटे हैं। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब अवतार होना पड़ता है। ठीक, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही भिजवाना पड़ता है। फिर भी हम कौवे और काँव काँव करने की को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में उस समय अचानक ही बाधा आ पड़ी, जब मेरी दृष्टि गमले और दीवार की संध में छिपे एक छोटे से जीव पर थम गई। निकट जाकर देखा तो पाया कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। अब आप समझ गए होंगे। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था, किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था, तो यहाँ देखें ना, जो कलर किए हैं, हाईलाइट किए हैं कि एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था। केवल एक पीली कली खिली है ना, यही बोल रही है ना कि एक पीली कली खिली है। तो एक, और प्रश्न क्या बना रहे हैं? किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था। किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था। तो एक पीली कली को देखकर, एक पीली कली खिली देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया था। ठीक, तो ये एक प्रश्न यहाँ से हुआ। आइए फिर देखते हैं
कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। कौवे क्या खोज रहे थे? सुलभ आहार खोज रहे थे और वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। आप चित्र में देख रहे हैं ना, देखिए निश्चेष्ट होकर गमले से चिपका पड़ा था। काक दो चंचुल प्रहार ही उस लघु प्राण के लिए पर्याप्त थे। मैं उस लघु प्राण के प्राणों की रक्षा हेतु आगे बढ़ी तो वहां उपस्थित माली और नौकर ने कहा कि इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। कौवे की चोंच से गहरे घाव लगने के बाद अब यह बच नहीं सकता, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। रुई की बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह से लगाई, पर मुंह न खुल पाने के कारण दूध की बूंद दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार और प्रयास के उपरांत उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त का मतलब क्या है? जिसका डर दूर कर दिया गया हो वो आश्वस्त होता, उसका डर दूर कर दिया गया। ठीक। और मेरी अंगुली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों सी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी देह में काफी परिवर्तन देखने को मिला। स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल आंखें सबको विस्मित करने लगी, मतलब हैरान करने लगी, चकित करने लगी ना। विस्मित का मतलब यही तो होता है, विस्मित का मतलब आश्चर्ययुक्त। ठीक, सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, जो उसकी जातिवाचक गिलहरी थी ना, उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। ठीक, हम सभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। गिलहरी को गिल्लू कह करके जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का महादेवी वर्मा ने रूप दे दिया। तब से वो गिल्लू कह करके पुकारने लगी। मैंने फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछाकर, ठीक, आगे आप देख लें, ये देखिए, डलिया में रुई बिछाकर उसे तार के द्वारा खिड़की पर लटका दिया। यही डलिया पूरे 2 वर्ष तक गिल्लू का घर बनी रही। वह अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था। उसकी समझदारी व कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा ने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर तेजी से उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़कर उठा न लेती। उसकी चंचलता पर विराम लगाने हेतु मैं कभी कभी उसे उठाकर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर ढक जाता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वह घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके वह मुझे सूचना देता। चलिए अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लें। ठीक, कि गिल्लू की आंखें कैसी थी? गिल्लू की आंखें कैसी थी बताइए। तो गिल्लू की आंखें चमकीली थी। देखिए कलर में किए हैं ना। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वह घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप को देखता रहता। तो गिल्लू की आंखें कैसी थी? गिल्लू की आंखें चमकीली थी। और गिल्लू भूख लगने की सूचना किस प्रकार देता था? गिल्लू भूख लगने की सूचना किस प्रकार देता था? तो हम बता सकते हैं गिल्लू भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता था। गिल्लू भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता था। आइए फिर इसके बाद इधर देखते हैं। ये अब देखिए, यहाँ देखिए,
मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें बचपन से ही थी। दूसरे पैराग्राफ से, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें बचपन से ही थी। यह इच्छा उसमें कब और कैसे उत्पन्न हुई यह न जान सकी। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी पले बढ़े हैं, ठीक, और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था, परंतु उनमें से किसी की भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू उनमें अपवाद था। आइए यहाँ देखें जो हाईलाइट किए हैं। अब देखिए बैठते हैं। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। यदि ये पूछा जाए कि गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था, तो गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ उसका काजू था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। कई दिन तक काजू न मिलने पर वह खाने की अन्य चीज़ें खाना बंद कर देता था और झूले में रख देने पर उन्हें नीचे फेंक देता था। तो ये जानिए, ये महत्वपूर्ण है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनना है। प्रश्न यही बनेगा, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? तो गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू था। यहाँ हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। फिर यहाँ देखें, नीचे देखिए रेड कलर है थोड़ा से। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से लिपट गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणावस्था में पकड़ा था। मरणावस्था का मतलब मरने की अवस्था। प्रश्न यहाँ से ये बनता है, ठीक, क्या बनेगा कि गिल्लू लेखिका को किस अवस्था में मिला था। अवस्था का मतलब जान रहे हैं ना, विशेषण में गुणवाचक के कुछ भेद होते हैं ना। जब विशेषण पढ़ाए थे तो उसमें देखिए युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, तरुण अवस्था, अधेड़ अवस्था, शिशुअवस्था, मरणावस्था। तो गिल्लू लेखिका को किस अवस्था में मिला था? तो गिल्लू लेखिका को मरणावस्था में मिला था। मरणावस्था मतलब मरने की अवस्था में। ओके, तो ये प्रश्न जो है लर्न रखिए, आगे फिर बताएंगे यहाँ से। थैंक यू।